तो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये उन सब के लिए जरूरी है जो शायद सिलेबस को ठीक से समझ नहीं पा रहे या जिनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है और उस चक्कर में वो बहुत पढ़ लेते हैं और उतना पढ़ना नहीं है। उस बहुत पढ़ने के कारण उनको क्या लगता है कि सिलेबस 1 साल में कंप्लीट होगा, सिलेबस 6 महीने में कैसे कंप्लीट होगा, या सिलेबस 3 महीने में कैसे कंप्लीट होगा, या प्रीलिम्स को हम 3 महीने में कैसे निकाले। ऐसी कई सारी चीजें दिमाग में उनके घूमते रहती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनको पढ़ना क्या है ये समझ नहीं पा रहे, वो कोर्स सेक्शन नहीं समझ पा रहे, और जो थोड़े बहुत समझ भी पा रहे उनको बिलीव नहीं हो रहा। आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक टिक जाओ, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। हमने कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है। टॉपिक समझ में आया, अब उस पर हमें बात करनी है, क्योंकि दिक्कत स्टूडेंट्स को हो रहा है। एक सवाल तो बार बार आ रहा है कि क्या 2 महीने में एग्जाम की तैयारी हो सकती है, क्या 3 महीने में प्रीलिम्स निकल सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है ना, और ये ऐसा नहीं है कि आप न्यू हैं तब आ रही है। जो ऑलरेडी 5-5, 6-6 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो 7-7 अटेम्प्ट दे चुके हैं ना, उनके दिमाग में भी आ रही है। जब मैंने पहला मीटअप किया था, जब स्टार्टिंग किया ही था पढ़ाने के लिए, और पहला मीटअप जब पटना में हम किए थे ना, उसमें एक स्टूडेंट 2 फैकल्टी को लेके आ गया था। वो फैकल्टी आज के डेट में अच्छे खासे मैंने अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं राजस्थान में, और अच्छा खासा नाम भी है। तो वो दोनों उस समय आए थे, बहुत पहले की बात है, आए थे। तो दरअसल वो चेक करने के लिए आ गए थे। तो बाद में कुछ तर्कों के साथ जब बात हुआ तो वो फिर सरेंडर किए, उनको लगा कि नहीं, बात में तो दम है। तो जो बुद्धिमान और समझदार होते हैं तो वो सम्मान करते हैं सामने वाले का भी। वो कोई भी हो सकता है, हमसे ज्ञानी हो सकता है, हम किसी और से हो सकते हैं, आप किसी और से हो सकते हैं, अलग मामले में अलग अलग लोग होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या उन चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल आता है, या हम कुछ और चीज़ों से परेशान हैं और उसी दायरे में हम सिमट के रह गए हैं, और जहाँ से सवाल मैक्सिमम आ सकता है वो थोड़ा ही पढ़ना है और उलझे पड़े हैं अलग अलग चीज़ों में। अब देखो, इसको समझने के लिए 3 घेरा यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, ये 3 घेरा है, ये कोर है, ये बफर है, और ये आउटर है। ठीक है, आप जब बायोडायवर्सिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि कोर एरिया अलग होता है, बफर अलग होता है, और ये जो आउटर एरिया है वो अलग होता है। अब एक बार सोचो कि आपको उस पर्टिकुलर जंगल के अंदर वहां के लगभग जानवर को उनके ओरिजिनल फॉर्म में देखना है, या आप उस जंगल के अधिकांश जानवरों को देखना चाहते हैं। वो जानवर आपको कहाँ मिलेगा जिसको आप अधिकांश जानवरों को देखना चाहते हैं? तो ये इस इलाके में मिलेगा ना, और उसके बाद उसी में से कुछ और जानवर क्रॉस करके बफर एरिया में भी आते हैं, इसलिए बफर एरिया भी बनाया जाता है। तो कुछ क्रॉस करके इस बफर एरिया में भी आ जाएंगे, तो कभी कभी इस एरिया में भी दिख जाता है। कोर एरिया में सामान्यतः अलाउड नहीं होता। तो जो टूरिस्ट व्हीकल होता है जिसको अलाउड किया जाता है, जो आई थिंक गाइड के साथ जाते हैं कहीं पे भी, तो वो बफर एरिया तक आपको लेके जाता है। कोर में तो जाना ही नहीं है, बफर तक लेके जाता है। तो कुछ जानवर दिख जाते हैं कभी कभी, किसी को शेर दिख गया, किसी को कुछ दिख गया, हिरन दिख गया। और ये आउटर इलाका है। आउटर इलाका में देखो कितना बड़ा है, आप घूमते रहिए, कभी 6 महीने साल भर पे कुछ दिख जाएगा, समझ में आ रहा है। कभी हाथी दिख गया जिसको देखने नहीं गए थे आप। तो इस तरह आउटर एरिया, ये कोर एरिया देखो कितना है, उसके बाद ये बफर एरिया कितना है, और ये आउटर एरिया कितना है। और अगर कोई इस आउटर एरिया में डेली जाता हो और डेली घूमता हो 4-5 घंटे, समझो इस बात को अच्छे से समझिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिलेट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। यहां आप डेली जाओ और 4 से 5 घंटा डेली बिताओ, कुछ तो कुछ दिख जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद लगेगा कह रहे यहाँ नहीं दिख रहा है, चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो थोड़ा अंदर चले जाएंगे। अब थक गए जाते जाते, कोर तक पहुंचते पहुंचते बैंड बज गई, तो 5 मिनट टिके, बाहर आ गए। यहाँ पे 1 घंटा टिके, बाहर आ गए, क्योंकि 4-5 घंटे तो यहीं पे हमने लगा दिया, यहाँ तो कुछ दिखा ही नहीं। यही स्थिति हमारी पढ़ाई की है। एक्चुअली यही स्थिति हमारी पढ़ाई की है। आज एक स्टूडेंट से बात हुई,
उसका कहना था कि सर आपके कहने पे हमने PYQ तो कर लिया, लेकिन अब हम उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे, किताब मोटी है ना, कैसे होगा रिवीजन, है ना। अब देखिए, अब क्या है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो कोर सेक्शन है वहां से 70% के आसपास, उससे ज्यादा ही कोर सेक्शन से 70% के आसपास सवाल पूछा जाता है। अभी प्रूफ भी हो जाएगा। जो बफर इलाका है वहां पे 20 से 25% के आसपास का सवाल होता है, और ये जो इलाका है वो 5 to 10% का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। क्लियर। अब बताइए, आप ही बताओ कि यदि आप दिन भर की पढ़ाई में इस आउटर इलाके में 4 से 5 घंटे या 6 घंटे निकाल देते हैं तो इस कोर इलाके में पहुंचोगे कैसे? कोर तक पहुंचते पहुंचते तो आप थक ही जाते हो, तो ना आपका रिवीजन प्रॉपर होगा और ना पढ़ाई हो पाएगी। और चूंकि यहां पे आप हैं आउटर इलाके में, अगर कोई जंगल के घूम रहा है तो उसको पेड़ भी मिलेगा, उसको मैदान भी मिलेगा, उसको झील भी मिल सकता है देखने के लिए, उसको अलग अलग चीजें मिलेंगी देखने के लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन वो गया क्या था, क्या करने के लिए? शेर देखने, बाघ देखने, अंदर हिरन का शिकार कैसे होता है वो देखने। समझ में आ रहा है? जंगल का कोर चीज देखने गया था, वो तो कोर में मिलेगा। अब यहां पे उसको पेड़, मैदान सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो गया किस चीज के लिए था? शेर बाघ देखने के लिए। अब ये यहीं पे देख के इधर उधर कभी पेड़ देख रहा है, कभी झील देख रहा है, कभी मैदान, कभी कुछ देख रहा है। 4-5 घंटे निकल गए। अब उसको लगेगा कि यार थक गए, तो थोड़ा थोड़ा अंदर गया, फिर तो बाहर निकल गया। यही स्थिति हमारी है। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आउटर इलाका है वो बहुत बड़ा है। आउटर इलाका हमेशा बड़ा होता है। यहां पे तो आप जीवन भर पढ़ते रहो ना, कभी खत्म ही नहीं होगा। विवेकानंद को पढ़िए, उसके कई सारी किताबें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए, कई किताबें हैं। हिस्ट्री की कई किताबें हैं, ज्योग्राफी की कई किताबें, पॉलिटी की कई किताबें हैं। कितना पढ़ोगे? किताबें नहीं समाप्त होगी, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आप एक सब्जेक्ट की भी पूरे किताब, पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो इस आउटर इलाके में ही हमारा एफर्ट सब कुछ समाप्त हो जाता है, और रिजल्ट कितना आता है? 5 से 10%, जिसका आपके रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही प्रीलिम्स में और ना ही मेंस में। नहीं पढ़ना है। आपके रिजल्ट पे जो इंपैक्ट डालेगा वो 70% तो ये डालेगा और रेस्ट ये डालेगा। जिसका ये दोनों हिस्सा क्लियर है ना, उसको डरने की जरूरत नहीं है। उसमें भी जिसका कोर इलाका क्लियर है, कोर क्लियर होने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बेसिक फैक्ट्स क्लियर होना, जो एकदम से हिट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो, वो प्यून से लेके यूपीएससी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एग्जामिनेशन का जो बेसिक टॉपिक है, वो बेसिक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होना विथ रिवीजन। समझ में आ रहा है? रिवीजन के साथ वो क्लियर होना चाहिए। तो ये अगर आप क्लियर करोगे तो क्या होगा? 70% हिस्सा तो आपने कर लिया। अब यहां पे 70 आपने कर भी लिया तो 5-10 गलत भी तो हो सकता है, 5-10% गलत भी हो सकता है। उसके लिए आपको सपोर्ट कौन करेगा? ये बफर जोन। अब बफर भी आपने कर लिया अच्छे से, तो यहां पे अगर 65 भी आप कर लेते हो सही, यहां से 10% या 15% भी निकाल लेते हो गया ना 100%। अब 100% मतलब आप क्वालिफाई कर रहे हो ना, प्रीलिम्स में भी कर रहे हो, मेंस में भी। इतना कटअप कहीं जाता है तो बताइए। और इसको आपको पढ़ने में और रिवीजन करने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? लेकिन तब फिर करते क्यों नहीं है? देखो, करते हम इसलिए नहीं है कि एक तो अगर न्यू स्टूडेंट है जिनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके कोर चैप्टर्स के अंदर क्या, उनको कोर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, कहां से हमको चीजें निकालनी है, किस पे हमको बार बार जाना है, ये नहीं पता है। या पता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जो जिनको पता है वो भी गलती कैसे कर रहे हैं? वो एक्चुअली, चूंकि अब 2 बार 3 बार 4 बार कोई अगर फेल कर गया तो उसको डर लग जाता है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी सही है, क्या हम सही सोच रहे हैं। सामने वाला लाख भी बोलेगा कि तुम सही चल रहे हो, तुम चलो ठीक से इसी पे, तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, वो रास्ते में भटकने लगेगा। तो उसके कारण भी वो फ्लॉप कर जाता है। अब देखो क्या है कि ये जो कोर इलाका है और ये जो बफर का इलाका है, यहां पे अगर आपने अपना समय बर्बाद किया तो डेफिनेटली आप इसको मजबूत नहीं कर सकते। यहां पे
अगर आपने कोर को मजबूत कर लिया, आप कोर में चले गए तो आपको हर जानवर दिखेगा। जानवर, अगर आप यहां पे 5 घंटे हैं, इसकी जगह पे आप 1 घंटे का सफर तय करके यहां पे 3 घंटे भी बिताओगे तो आप हर तरह के जानवरों की हर तरह की एक्टिविटीज देख लोगे कि कैसे पपी के साथ शेर जा रहा है, बाघ जा रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, कैसे शिकार कर रहा है, वो सब दिख जाएगा आपको। तो उसी तरह से जब आप पढ़ाई करोगे तो कोर इलाके को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपके लिए बफर तो आसान हो ही जाएगा, साथ में जो क्लियरिटी है वो भी बढ़ेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैंने कई बार बोला है और अभी भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई डाउट है मन में, कोई डाउट नहीं है। जिनको इसका नॉलेज है ना और कॉन्फिडेंस है कि वो कोर और बफर चैप्टर सेक्शन को पहचानते हैं, उनके लिए यूपीएससी निकालना हार्डली 1 से 2 महीना बहुत हो गया। और जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली और उनको ये पता है, तो वो 20 डेज में बीपीएससी को क्रैक कर देंगे, यूपीएससी क्रैक कर देंगे। हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी की तो बात ही नहीं कर रहे। यूपीएससी क्रैक कर देंगे वो, और करते हैं ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि उनको पता है हमको इतना ही तो करना है। आप 10,000 पेज या 5,000 पेज में उलझे हैं, उनको 500 पेज पढ़ना है, उनको 1000 ही पेज पढ़ना है, उनके पास वो नोट्स है जिसको बार बार वो पढ़ेंगे, उनको कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा और आता है। और ये कोई ऐसा जादुई चीज नहीं है कि उनको पता है और आपको दिखेगा नहीं, उनको दिख रहा है आपको नहीं दिखेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको भी दिखेगा, एक तो पहले दिखाने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं दिख सकता, और अगर आपको दिख भी गया तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो सामने वाला बताने वाला एक होना चाहिए कि नहीं, तुमको जो दिख रहा है वो सही है, तुम उस रास्ते पे चलो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, मैं जो क्यों कहता हूं आपको कि आपका कोई भी एग्जाम हार्डली 2 महीने में निकल जाएगा, कोई भी। यूपीएससी की बात हम कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है, इसके लिए नहीं, दो एकदम ही ब्लैंक है उनकी बात नहीं कर रहे। आपने अगर एसएससी की भी तैयारी कर रखी है ना, आपने अगर बैंकिंग की भी तैयारी कर रखी है, आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर स्टूडेंट हो और इसके पहले कोई भी एग्जाम अगर दे रखे हो, तो आप किसी भी इंडिया के एग्जामिनेशन को 2 महीने में क्रैक कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में। अब देखो क्या है, अब सवाल है कि हम कोर को पहचानेंगे कैसे। बहुत आसान, कोर को पहचानने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए, आप जाके देखिए होता क्या है। हम यहां क्यों भटक रहे हैं, हम आउटर में क्यों भटक रहे हैं, हम यहां क्यों नहीं जा रहे? उसके पीछे कारण है कि हमें ये लगता है कि कहीं यहां से आ गया तो, यहीं पे इंतजार करते हैं कहीं यहीं से शेर निकल गया तो। समझ में आ रहा है? अब पता चला इंतजार चल ही रहा है, कभी 6 महीने में एक बार दिखा था। तो हम क्या सोचते हैं कि हम इसको भी कवर करके रखते हैं, यहां से सवाल आ गया तो। अरे भाई, यहां से सवाल आ गया तो नहीं बनाएंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमने छोड़ना नहीं सीखा है, और छोड़ना नहीं सीखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके सफलता में। और छोड़ना अगर सीख लेंगे तभी तो पहचानेंगे कौन अपना है। भीड़ में सबको समेटे हुए हैं तो अपने को पहचानोगे कैसे आप? भीड़ हटेगी तभी तो। समझ में आ रहा है? भीड़ हटेगी तभी तो पहचानेंगे ना। तो उसी तरह से इसके अंदर कोर और जो बफर सेक्शन है, इसको पहचानने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही सारे सवाल जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कोर क्वेश्चन है, वही सवाल घूम फिर के आ रहा है। लाइक 1942, 1930, 1920, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, इसके अलावा पहाड़, पठार, नदी, मैदान, वाटर, स्ट्रेट, आर्टिकल्स, पॉलिटी के, राष्ट्रपति के इलेक्शन, फलाना ढिमाका, जो एकदम से वो टॉपिक जिसको स्टार्टिंग में भी बच्चा जानता है ना, वही आपका कोर टॉपिक है। याद रखिएगा, आप एकदम स्टार्टिंग जो पढ़ाई का करते हो ना, उस समय जो टॉपिक आप जानते हो, जो टॉपिक आपको बताया जाता है या आपने सुना है, एक्चुअली वही कोर टॉपिक है। और आप जाके देखिए हर साल उससे एग्जाम क्वेश्चन है कि नहीं, हर साल उससे क्वेश्चन होगा। और उसी कोर से थोड़ा सा जो 2-4 जानवर बाहर आता है ना, 10, वो बफर में आ जाता है। तो कोर से हार्डली वो बफर में आता है, तो इसी कोर से थोड़ा सा सेव करने के लिए आपको बफर में आ जाना है। उस सेक्शन के बफर और कोर को आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या
आउटर को हम देखे ही नहीं? बिल्कुल देखेंगे। आउटर को क्यों देखेंगे? आउटर को देखेंगे जंगल को समझने के लिए, आउटर को देखेंगे हम उस एरिया से फ्रेंडली होने के लिए, ना कि आउटर को देखेंगे हम अपना बनाने के लिए, ना कि आउटर को देखेंगे हम टाइम वेस्ट करने के लिए। वो आपका टाइम वेस्टिंग है। उसमें आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट वही कहलाएगा कि आप उससे फ्रेंडली हो गए। दैट्स इट। 1920 1930 मान लो, चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं। कितना पढ़ोगे आप? उसके आडंबरों को थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, जो थोड़ा मेंस में भी काम आ जाएगा, थोड़ा प्रीलिम्स के लिए भी ठीक है। आप उस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपने एक आडंबर तैयार किया। कई सारी बातें बोलते हैं ना कि लाइक 1930 उस समय आंदोलन, उस समय लोगों के अंदर काफी ज्यादा एग्रेशन था, लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की तरफ जा रहे थे। अगर उस समय गांधी जी आंदोलन स्टार्ट नहीं करते तो युवा भटक जाते, उसके बाद पुलिस वाले उनको दबा, ब्रिटिश जो सरकार थी वो उनको दबा देती, उनकी एनर्जी समाप्त हो जाती, तो फिर उसको हम नेशनल मूवमेंट में यूज नहीं कर पाते। एक लंबा गैप ऑलरेडी 1920 के बाद हो चुका था, तो इसको एक सकारात्मक दिशा देने के लिए गांधी जी को लगा कि ये सही समय है इस आंदोलन का स्टार्ट करने का, और गांधी जी ने स्टार्ट किया। दैट इज व्हाट आउटर कोर। यही आउटर कोर है। अब इसे समझ में, अच्छा उस समय ऐसा माहौल था, अगर नहीं गांधी जी स्टार्ट करते ना तो दिक्कत हो जाती। अच्छा जंगल ऐसा है क्या? ओके, मतलब ये जंगल इतनी दूर में फैला है और आउटर वहां से स्टार्ट होता है। अच्छा ऐसा है, तो आप जंगल में इस तरह के जानवर है, ये आपका इंफॉर्मेशन है, ये आपका आउटर इंफॉर्मेशन है, जिसको आपने एक बार दो बार पढ़ लिया, कहानी खत्म। अब आप आगे इन कर जाइए। अब आपको जब भी आना है इस आउटर इंफॉर्मेशन, एक बार आपने पढ़ लिया ना, थोड़ा सा समझ लिया नेचर, अब उसके पेड़ पौधे जंगल झील पे डिस्कस नहीं करना। आप जब भी आओगे तो बफर में आओगे और कोर में आओगे और बार बार इसको रिवाइज करोगे। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। अभी आज जो सवाल मेरे पास आया कि सर हमने पीवाईक्यू को रिवाइज नहीं किया, हमने पीवाईक्यू को रिवाइज आपने नहीं किया, ठीक है। पीवाईक्यू को रिवीजन कैसे करते हैं एकदम आसान तरीके से, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। पीवाईक्यू जब आप करने जाते हो तो आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा है, ठीक है। अब होगा क्या उसमें आपको जब पीवाईक्यू करोगे किसी भी चैप्टर का, उसमें 1 से लेकर 5 के आसपास, लगभग मोस्टली इतना ही, कुछ में बढ़ सकता है, कुछ में तो वो भी नहीं है। 1 से लेकर 5 तक के आसपास के सवाल टॉपिक वाइज आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि बियॉन्ड लगेगा, अरे कौन कहां से पूछ दिया। अब आपका दिमाग क्या करेगा? अब इसको लेकर इस आउटर कोर में घूमता रहेगा। अच्छा इसको कर लेते हैं, ये तो कर ही लेंगे, इसको कर लेते हैं। अब उस करने के चक्कर में आउटर कोर में आप घूम रहे हो, जबकि उसका आपके रिजल्ट के सेहत पे कोई असर नहीं है। आप एक भी सवाल सही नहीं बनाओगे तब भी नहीं फेल करोगे, और सभी सवाल सही बना लोगे तो क्या कर लोगे? पास तो आप यहां से हो रहे हो, यहां का सवाल बना लिया, इधर का छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर बनाने के बाद भी। तो ये जो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं वो आउटर कोर के सवाल है, आउटर का सवाल है, वो आप नहीं बनाते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज ही आपको छोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा। जब आप ये सीखने लगोगे और जब सीखने लगोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो एक चीज और होता क्या है कि लगता है आपको, मैंने बोला पीवाईक्यू पे पर चले जाना, तो आप चले जाओगे पीवाईक्यू पे। देखो जो स्टूडेंट के फेज में हम लोग भी रहे हैं, स्टूडेंट फेज में ना, और हम लोग भी काफी सिंसियर स्टूडेंट में से थे, तो समझते हैं, ग्रुप्स भी था, सब कुछ था, तो हम लोग भी समझते हैं कि किस फेज से गुजरता। अब होगा क्या, होगा नहीं, होता है। पीवाईक्यू बोल दिया हमने कि आप तुम एक बार एनालाइज करो, समझ में आएगा कोर टॉपिक क्या है। अब पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, समझ में आ गया, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। यहां समझ में तो आ गया, तब दिमाग में क्या करेगा कि कहीं अगले साल नहीं पूछा तो, जबकि कंटिन्यू सवाल वहीं से आ रहा है। इस साल आया, इसके पहले आया, उसके पहले आया, तो डाउट क्या होगा? अरे हम एग्जाम में बैठने जा रहे हैं ना, कहीं नहीं पूछा तो। अरे कहीं नहीं, कभी पूछ ही नहीं सकता ना। जब हर साल आ रहा है तो आपके कारण इतने स्टूडेंट का जो किस्मत है वो तो ऊपर वाला गड़बड़ नहीं कर देगा किसी भी तरीके से। तो अगर वो इसी तरह से सवाल पूछ रहे हैं तो उसी पेरीफेरी में अलग सब्जेक्ट का सवाल पूछेंगे, किसी सब्जेक्ट को बढ़ा देंगे, किसी को कम कर देंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब पूछा जा रहा है तो आपके साल में क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये एक ऐसा लाइन आता है जो ऊपर के सबको धराशायी कर देता है। सबका जितना भी अभी तक जितना मैंने बताया ना, वो सबका सत्यानाश सिर्फ एक लाइन करता है, सारा सत्यानाश एक लाइन करता है, और वो सिर्फ ये
कहीं हम बैठने जा रहे एग्जाम में और नहीं पूछा तो इस चीज से आपको बचना है। समझ में आ रहा है? ये सारे कॉन्सेप्ट और प्लानिंग को चौपट करके रख देता है। तो इन चीज से आपको, इससे बचना है आपको। और एक और चीज लास्ट में हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग जो है ना, ये तो पहले एकदम हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट से आप कोर इलाका और बफर इलाका को हटा लीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। और जब आप कोर को हटाओगे ना तो आपका पूरा सिलेबस, अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आपके पास 1000 पेज की किताब है तो आप अगर उसके कोर और बफर को खोजने जाएंगे ना 200 पेज से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपके पास टोटल मिला के 10,000 पीडीएफ है तो वो 10,000 पीडीएफ 1,000 के अंदर सिमट जाएगा। गारंटी है इस बात की, 1,000 के अंदर सिमटेगा। बहुत सारी चीजें रिपीट होती है, बहुत सारी चीजें बिना काम की होती है, हम उसी में उलझ जाते हैं। आपको यह तय करना है कि जो कोर और जो बफर जोन है, जो मेन टॉपिक है, जो उसके साइड का इलाका है, वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम इधर नहीं जाएंगे। वो क्लियर हो जाएगा तभी हम आउटर इलाके में जाएंगे। और जब इसको क्लियर करने जाओगे तो पता चलेगा इतना ही है, और एक्चुअली ये इतना ही है। इसको आप इतने पे अगर आपने जोड़ लगा दिया, बार बार आपने इस पे अटैक किया तो वो टूट जाएगा। अगर हम एक यहां मारे, एक यहां मारे, एक यहां मारे और ऐसे करके इसको मारते हैं 2-4-10 दिन तक, कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर हम इसको डेली मारे, मतलब यहीं पे हम हिट करें 50 बार 100 बार रोज करें तो ये टूट जाना है। लेकिन अलग अलग जगह पे करेंगे नहीं टूटेगा। तो यही आउटर है। अगर आपने कोर पे लगातार हिट किया तो कोर तो टूटेगा ही, ये बफर को भी साथ में तोड़ देगा, क्योंकि कोर के कॉन्सेप्ट और फैक्ट के आधार पर ही आपका ये बफर टिका है। इसको आपने तोड़ा की कहानी खत्म। इसीलिए यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी कहा जाता है, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में भी एक चीज कहा जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपका प्रीलिम्स का सवाल भी नहीं गलत होगा, मेंस तो कभी होगा ही नहीं। और कोई कंफ्यूजन मत पालना, यह बात प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बताई गई है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। ठीक है? तो आप इसको अगर समझ लिए तो एग्जाम फिर रुकने का तो सवाल ही नहीं है, और ना लंबा समय लेगा। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि समझाने वाले नहीं मिलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, नहीं मिले, एक्सपीरियंस लेना पड़ा, लेते लेते कहानी खत्म हो गई। तो वो चीज आपके साथ ना हो। राइट? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक एक बात जो मैंने बताई है उसको दिमाग के अंदर डाल दो। एक एक बात अगर दिमाग के अंदर डाल लिए तो फिर रिजल्ट आपका रुकेगा। मिलते हैं